हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, यहाँ पे अपवर्तन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश जब किसी भी पारदर्शी माध्यम क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो सीधी रेखा में चलता है। जब हम पहले छठी आठवीं में हमने एक प्रैक्टिकल किया था कि अगर कोई कार्डबोर्ड है उसमें से एक होल कर दें हम, तो अगर उसमें से होल बिल्कुल सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, और उसमें से प्रकाश की किरण गुजारे हैं तो वो सीधी रेखा में जाएगी ऐसे करके। तो उस प्रैक्टिकल से क्या पता चलता था कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, सीधी रेखा में चलता है। लेकिन क्या कभी जो प्रकाश जो के मार्ग में, प्रकाश के रास्ते में कभी कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई दूसरी रेखा कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिससे वो टकराए, तो क्या होगा? क्या वह अपना निशान, अपना जो पाथ है वो बदल देगा, अपनी दिशा जो है वो बदल देगा, या वो एक ही उसमें चलेगा? तो ये सब बातें हम इस टॉपिक में जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। हमने कभी देखा है कि देखो, पानी से भरे टैंक के ऊपर या पोखर से पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली जो है उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार कभी किसी मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित मतलब क्या है? कोई छपी हुई मुद्रा पर हम रखें, किसी मोटे ग्लास को अगर हम किसी छपी हुई सामग्री पर रखें तो क्या है? उसके अक्षर जो है हमें उठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सब कुछ किस लिए होता है? ऐसा होता है प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण। एक और क्रियाकलाप है, देखो आप कभी बाजार में जाते हैं तो हम कभी जो अमृतवान जो होता है, अचार जो होता है, जो दुकानदार होता है, वो गाजर का अचार है या नींबू का अचार है, जब हम उसके अचार को हम साइड से देखते हैं तो वो अपने जो उनका रियल साइज़ होता है, जो उनके साइज़ से वो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जब वो बड़े साइज़ दिखाते हैं? क्योंकि ये सब इसकी प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही होता है। पेंसिल, ऐसा ही दूसरा एक क्रियाकलाप है, वो दूसरी एक एक्टिविटी है कि जो आप किसी पेंसिल को हम किसी उसमें बर्तन में डाल दें जिसमें पानी रखा हुआ है, और जब हम उसके किनारे पे से देखेंगे तो पानी की पेंसिल जो है हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा सब क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही होता है। ये क्रियाकलाप में इन्हें आप पढ़ें। ये पहले पिछले साल भी हमने पढ़े थे, तो क्रियाकलाप आप पढ़ें। अब मैं आपको थोड़ा मेन बात बताती हूँ। देखो क्या है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब, तो बच्चों देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, इस टॉपिक में क्या दिखाया गया है कि ये है हमारे पास में ये क्या है? कांच की स्लैब दी हुई है। हमारे लैब में बहुत सारी कांच की स्लैब रखी हुई हैं, ठीक है। अब इस कांच की स्लैब के ऊपर हमने क्या कर देना है? यहाँ पर एक स्लैब पहले 4 आलपिन ले लो। 4 आलपिन में से हमने क्या कर दिया? 2 आलपिन ये हमने लगा दी। ये ई और एफ क्या है? ऑलपिन लगा दिए हैं। ऑलपिन लगाने के बाद में जो स्लैब है उसको और मार्क कर दिया हमने, ऐसे करके भी ऑलपिन लगा दी और वहाँ पे हमने मार्क कर दिया ऑलपिन। फिर उसके बाद में एक स्लैब ऐसे रखेंगे कि जो ऑलपिन की जो लाइन है, इन दोनों ऑलपिन को मिलाते हुए एक लाइन खींचें, और ऑलपिन की लाइन जो है स्लैब से एक एंगल बनाए। जिस स्लैब का जो ये एज है, किनारा है, वो क्या बनाए? एक एंगल बनाए। तो यहाँ पे देखो ये टकरा रही है, तो ये एज बन रहा है ना किनारा से, तो ये एज बनाए। अब क्या है? अब हम जब इस स्लैब को, जब 2 ऑलपिन हमने लगा दी, ड्राइंग बोर्ड पे एक शीट ले लेनी है, वाइट शीट, उसके ऊपर क्या है? 2 ऑलपिन लगा देनी है, और फिर कांच की ये स्लैब ऐसे करके रख देनी है यहाँ पे। और उसके बाद में फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नीचे से जब साइड से देखेंगे तो क्या होगा कि हमें इसकी रिफ्लेक्शन, हमें इसका फ़ोटो दिखाई देगा। किसका? ऑलपिन का।
तो उस ऑल पिन की सीध में हमने 2 ऑल पिन जो हमारे पास जो रह गई थी वो 2 ऑल पिन और लगानी है। वो दिखाई रही है G और H। आपको इस तरह लगानी है कि आपको वो ऑल पिन उसकी सीध में दिखाई दे G और H को। यहाँ पे देखो ये G और H 2 ऑल पिन लग गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमने ये मार्क बनाई थी इस कांच की जो स्लैब रख रही है इसको हमने ABCD लिख दिया और इसको हटाने के बाद में मार्क लगा देंगे। इसके बाद में ऐसे करके ABCD पेंसिल से मार्क लगा देंगे और अब सब कुछ हम हटा देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, E और F को हमने लाइन की मिलाएंगे। ऑल पिन की इनकी लाइन को मिलाई और उसको किससे टच करी हमने, उसको टच करा हमने इसकी स्लैब से। फिर अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर उस लाइन को कांच की स्लैब से खींचते हुए O से मिलाया। पहले G और H लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे G और H लाइन को, और उसको इस कांच की आगे तक बढ़ाएंगे तो कहाँ पे कटती है O' पे। यहाँ देखो O' दिखा हुआ है, यहाँ तक बढ़ा दी। ऐसे ही ये जो E और F वाली लाइन को उसको आगे तक बढ़ाएंगे तो कहाँ तक बढ़ेगी, टच करेगी तो O तक आ गई। अब O को और O' को अगर हम मिलाएंगे तो ये लाइन हमें ऐसी दिखाई देती है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे तो देखो जब हम अगर हम स्केल लेके अपनी स्केल लेके क्या करेंगे, E और F के साइड E और F पे स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन हम लगाएंगे। और फिर ये डॉट लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने क्या करना है, सीधी लाइन से मिलाना है। E और F वाली लाइन से की सीध में लगाना है, कोई किसी से नहीं मिलाना। आपने स्केल रख के सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये देखो इन्होंने सीधी खींचती हुई दिखाई दी है आपको, ये सीधी जा रही है और बाहर तक निकाल देनी है। तो जो एंगल बना है, अब एंगल कहाँ से कहाँ बना है, एंगल देखो ये E और F के जो ये वाली लाइन है E F वाली, और जिस एंगल पे O डॉट पे इसने कट किया, इस कांच की स्लैब को कट किया, तो यहाँ पर जो एक एंगल बना, एक पहले परपेंडिकुलर खींच लेंगे, अभिलंब जिसको कहते हैं हम, अभिलंब। ये आप बुक में से पढ़ लेना, ये अभिलंब बनाएंगे और अभिलंब हम सीधी खींचेंगे। तो अभिलंब के बीच में और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने क्या दे दिया, I। क्या नाम दे दिया, I फर्स्ट नाम दे दिया, I फर्स्ट। और यहाँ पे दे दिया नीचे वाला जो एंगल है वो बना है R फर्स्ट। ये हम पर रिफ्लेक्शन वाले नियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हमने क्या किया, एक और एंगल बना दिया, वो नाम दे दिया I2 ये वाला, और ये R2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जो एंगल जो रेज आ रही थी, लाइट की रेज आ रही थी, वो E और F, जब हमने इस मोटी कांच की स्लैब में से देखा तो वो अपनी पाथ से क्या है, अगर कांच की स्लैब नहीं होती तो वो डॉटेड लाइन की दिखाई देती है, हमें सीधी लाइन में दिखाई देती। लेकिन अगर हमने क्या रख दिया, कांच की स्लैब रख दी, तो वो क्या है, उसने अपना पाथ जो है चेंज कर लिया। पाथ चेंज करने के कारण उसका जो है ये एक्चुअली पाथ से वो थोड़ी सी टिल्ट होकर उसने ये वाला पाथ बना लिया, ये वाला। और जब वो बाहर आई, ये कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये कहते हैं इसको विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या है, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा माध्यम है, एयर। एयर कैसा माध्यम है हमारा, विरल माध्यम है। और ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये कौन सा हो गया हमारा, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम। और ये जो ठोस होते हैं, जिसके पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं, वो कैसे होंगे हमारे, डेंसर मीडियम। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, विरल माध्यम से डेंसर मीडियम में आई है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने पर ये देखो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की तरफ झुक गई है, अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। और जब ये डेंसर मीडियम से, यहाँ देखो ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में आई, रेयर मीडियम में आई, तो ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हो गई, यहाँ से दूर हो गई। यहाँ तो थोड़ी इधर यहाँ झुकी थी, यहाँ पे थोड़ी दूर हो गई। जितनी वो अंदर की तरफ यहाँ पे झुकी है उतनी यहाँ पे थोड़ी दूर हो गई। तो इसका हम एक रेशो निकालते हैं। रेशो क्या हुई, साइन I अपॉन साइन R, उसका इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जो I जो है, जो एंगल है, ये एंगल जो हमने इंसिडेंट अपवर्तनांक एंगल बनाया है, वो क्या होता है, उसका मान जो है हमेशा 0 से तो ग्रेटर होगा और 90 से लेस देन होएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा।
किसका वैल्यू, आई की वैल्यू। और आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण है, और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन सी हुई इसमें, यहाँ पर ये वाली किरण जो है अपवर्तित हुई, ये वाली अपवर्तित है जिसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अपवर्तित किरण और तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, दोनों माध्यम को अलग करने वाले आपतन बिंदु कौन से हुए थे, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभिलंब क्या हुआ, जो सीधी लाइन थी वो अभिलंब हो गई, तीनों एक ही बिंदु एक ही तल में होते हैं। तथा प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन की साइन, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर, जो आर से डिनोट किया है हमने, उनका जो रेशियो है वो कैसा रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। इसी को हमने किसका नाम दिया, स्नेल का अपवर्तनांक का नियम। तो साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू स्नेल का नियम कहते हैं इसको। और इसको बोला कैसे जाता है, देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस मान को दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आप इतना आज तक आप पढ़ो, और कल मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगी अपवर्तनांक।